को प्रणाम करता हूँ। हमीर जी रत्नों जिन के नाम से लोक साहित्य केंद्र क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा विश्वविद्यालय कच्छ में मुझे उस समय भी आने का सौभाग्य मिला जब उस मूर्ति का लोकार्पण हुआ। परम श्रद्धेय पुष्पदान भाई, अंबादान जी, राजा भाई रुडाच और आप तमाम स्वजातीय बंधु और चारण साहित्य से प्रेम करने वाले, चारण साहित्य से स्नेह रखने वाले आप सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया, यहां आमंत्रित किया। चारण साहित्य एक संस्कृत की बात से शुरू करता हूं। मुझे इतिहास का विषय दिया गया, चारण साहित्य और इतिहास। संस्कृत में ऋषि कहता है कि करणीय और अकरणीय कामों के बीच में जो भेद करना होता है तो क्या क्या करके हम पहुंचते हैं। श्लोक है, तर्क अपतिष्ठे श्रुतयो विभिन्ना नको ऋषिर्यश्च मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जब कभी हमें काम कोई करना होता है तो काम करें कि नहीं करें, सबसे पहले तर्क आता है। बात चल रही थी सुबह, तर्क की चारण तार्किक होते हैं। जब एक निरुक्त में ऐसा उल्लेख आता है कि जब ऋषियों ने इस पृथ्वी से जाना शुरू किया कि हम यहां से जाएंगे, कोई ऋषि यहां रहेगा नहीं, तब जनमानस ने एकत्र होकर ऋषियों के सामने खड़े होकर के कहा कि हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। ऋषि कर रहे थे ना। तो निरुक्त कहता है कि वहां पर ऋषियों ने कहा कोई न कोई व्यवस्था होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, हमें जाना है इसलिए हमें जाना होगा। सारे निराश हुए जनमानस के सामने ऋषियों ने जाते हुए कहा आपका मार्गदर्शन तर्क करेगा। ये निरुक्त कहता है। वो तार्किकता हमें ऐतिहासिक परंपरा से मिली। संस्कृत का ऋषि लिखता है तर्क अप्रतिष्ठयो। भाई तर्क तो मिल गया लेकिन अप्रतिष्ठित है। तर्क कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। एक के तर्क को दूसरा काटेगा। अभिशप्त है, वो तर्क कटता है। तर्क अप्रतिष्ठे श्रुतयो विभिन्ना। जब तर्क काम नहीं करेगा तो सुनी सुनाई बात, उस दिन पुष्पदान भाई कह रहे थे उस बात पे चले क्या, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा उस बात को सुने क्या। लेकिन उस बात में आपको एक दूसरी मिल जाएगी। कच्छ में कुछ है, भुज में कुछ है, मेरे राजस्थान में कुछ दूसरी आ जाएगी। इसलिए वहां पर भी आप एक निर्णय नहीं कर पाएंगे, फिर कहां जाएं। तर्क अप्रतिष्ठे श्रुतयो विभिन्ना नको ऋषिर्यश्च मतः प्रमाणम। ऋषियों के मत की तरफ जाएंगे तो एक किसी ऋषि का मत प्रामाणिक नहीं हुआ। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, कहां कहां ले जाकर के फंसा देंगे हमें। वहां पर भी सामान्य व्यक्ति को पता नहीं लगा मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, तो फिर कहां जाएं। धर्म के शरण में जाओ। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म के तत्व को कैसे समझेंगे। वृंद ने तो कहा रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही। जे जाने ते कहत नहीं और कहते थे जानत नहीं। कहां जाए, धर्म को कैसे समझे। तब फिर अंत में जाते ऋषि कहता है महाजनो येन गतः स पंथा। महाजन बनिए नहीं है, महान व्यक्ति जिन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है, पथ प्रदर्शक रहे हैं, उन्होंने जो रास्ता लिया वो ले लो। और चारणों को रास्ता मिला है सत्य के पथ पर चलने का और दूसरों को चलाने का। इसलिए मैं दो मुक्तक से बात शुरू करता हूं। चारण क्या है और उसको कैसे समझना है, इतिहास से कैसे जोड़ना है कि मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं है। हम मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं है हम। और हैसियत भुला के किया कोई करार नहीं है हम। जीते हैं फर्श पे अर्श की तमन्ना लिए, पर किसी और को फर्श पे गिराने के तलबगार नहीं है। किसी को गिराने के लिए हमने नहीं लिखा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं लिखा है, उत्कर्ष के लिए लिखता रहा है चारण। और अगला एक मुक्तक और सुनाता हूं। पर मुखापेक्षी पंख वो परवाज नहीं रखते। पर मुखापेक्षी कहते हैं दूसरे के मुंह की तरफ वो इशारा कर दे, वो कुछ बता दे, उससे नकल कर लो, ये नहीं। हमने अपना लिखा है, मां भगवती ने लिखाया है। उगतरी जुगत जगदम्ब दे। मां भगवती देती है। उक्ति कैसे लानी है, भगवती देती है। इसलिए पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज नहीं रखते। हम अपनी जुबान पे किसी और की आवाज नहीं रखते और निगाहों में रहती आसमां की बुलंदियां सदा, पर हम धरातल को कभी नजरअंदाज नहीं रखते। धरातल से जुड़े रहना है। कितने ऊपर चले जाएं लेकिन जड़ें जुड़ी रहनी चाहिए। मैं कहां रहता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किस पद पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहां से जुड़ा हुआ हूं वो मुझे देखना है। उस धरातल से जुड़ा रहना है। चारण साहित्य और इतिहास की बात करें तो एक पंक्ति में दोनों अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चारण साहित्य के बिना इतिहास और इतिहास के बिना चारण साहित्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। चारण जब भी कुछ लिखता है उसको परंपरा में इतिहास मिला है।
इतिहास के आलोक से वर्तमान को गढ़ता और भविष्य को संवारता है। इसलिए उसकी हर रचना में कहीं न कहीं से इतिहास आ जाता है। एक पंक्ति का उदाहरण देता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का सिद्धांत हमारा रहा, भारतीय ज्ञान परंपरा से हमें मिला। जब चारण कहना चाहता है कि भाई कर्म करिए, कर्म से व्यक्ति की प्रधानता होती है। किस पिता की संतान हो, किस समाज में पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हो, इससे कोई बड़ा बात नहीं है, कर्म प्रधान है। तो राजस्थान का कवि जब चारण कवि लिखता है, वो कहता है, कुंभ में सिंधु समात नहीं सुत सिंधु की तीन चुलू भर रे, गणिका सुत से रघुनाथ गुरु धिवरी सुत वेद हृदय धर रे, मकरी सुत जीव चिरंजी भय दासी सुत विदुर दया धर रे, नर होत बड़ो अपनी करनी पितु वंश बड़ो तो कहा कर रे। वाह, क्या करोगे? वो कहना तो एक पंक्ति चाहता है, लेकिन इतिहास की कितनी परतों को खोलते हुए चलता है। जिसको कुंभज ऋषि मालूम नहीं है, इस सवैये को नहीं समझ सकता। जिसको अगस्त्य मालूम नहीं है, वो नहीं समझ सकता। जिसको अगस्त्य द्वारा समुद्र सोखने की उस घटना की जानकारी नहीं है, वो नहीं समझ सकता। जिसको पता नहीं है कि राम के गुरु कौन है और उनकी मां कौन है, देवरी का बेटा वेदव्यास कौन है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो नहीं समझ सकता। और जिसको पता नहीं कि मार्कंडेय ऋषि जो मकरी सुत चिरंजीव भगवान या तो महावीर हनुमान है या फिर मार्कंडेय है, जानकारी नहीं है, वो नहीं समझ सकते। इसलिए चारण परंपरा में इतिहास संपृक्त है, जुड़ा हुआ है। इतिहास के साथ में जुड़ करके चारण साहित्य चलता है। जो आशानंद जी बारठ की, मेरे फोर फादर की बात आदरणीय अंबादान जी ने 2-3 बार की। अंबादान जी जब मतलब इतिहास को कैसे उघाड़ना है, ये चारण की कविता में स्वतः आता है। जब आशानंद जी बारठ रानी उमा दे भटियाणी के कवित्व लिख रहे हैं, सती के भाव के कवित्व हैं। अब देखिए सामने सती है, उसके जीवन का पूरा घटनाक्रम उनके ध्यान में है। वो एक एक कदम कदम के साक्षी हैं उसके, उस पीड़ा से गुजर करके जा रही है। लेकिन वो